तो देखें आहड़ सभ्यता का अगला पॉइंट था तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं और 3 क्या मिली हैं, मोहर हैं। देखें इनमें से एक मुद्रा है, इस मुद्रा पर जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक तरफ तो इस पर छपा है अपोलो, अपोलो का चित्र छपा हुआ है, अपोलो यूनान का देवता होता था। और दूसरी तरफ उसी मुद्रा पर छपा हुआ है एक त्रिशूल का चित्र छपा हुआ है। तो इस तरह की मुद्रा है, वो कौन सी सभ्यता मिली है, आहड़ सभ्यता में। ये अपोलो कौन होता था, देखें अपोलो प्राचीन एक देवता था और इसकी पूजा यूनान में होती थी, इसको यूनानी देवता कहते हैं। तो यहाँ से अपोलो का क्या मिला है, सिक्का मिला है, और दूसरी तरफ उसी सिक्के पर क्या छपा हुआ है, त्रिशूल। तो इससे अपन ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि भारत और यूनान के मध्य यानी व्यापार के संबंध हो सकते हैं, क्योंकि इसे भारतीय यूनानी मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि त्रिशूल अपने देश में ज्यादा मान्य था और अपोलो की पूजा कहाँ पर होती थी, यूनान में, इसलिए भारतीय और यूनानी मुद्रा कहते हैं। और भारत और यूनान के यानी व्यापार के संबंध में इस मुद्रा से जानकारी मिलती है। तो एक पॉइंट इसमें लिख लिया क्या, तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं और 3 क्या मिली हैं, मोहर है। बाकी के पॉइंट कल लिखाए थे, 11 लिखाए थे, कितने लिखाए थे। अब देखें नेक्स्ट अपन सभ्यता पढ़ेंगे, और लिखना चाहे तो लिख लें। इनमें से एक मुद्रा पर एक तरफ अपोलो, इनमें से एक मुद्रा पर एक तरफ अपोलो, एक तरफ अपोलो एवं दूसरी तरफ त्रिशूल अंकित है, एवं दूसरी तरफ त्रिशूल अंकित है। एक तरफ अपोलो एवं दूसरी तरफ त्रिशूल अंकित है, त्रिशूल अंकित है। देखें अगला सभ्यता स्थल है गणेश्वर। नाम सुना है गणेश्वर का, गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर की सभ्यता कहां पर स्थित है, तो जगह है नीम का थाना, नीम का थाना। देखिए नीम का थाना प्रेजेंट में जिला भी है, लेकिन पूर्व में ये नीम का थाना किस में आता था, सीकर में। अब ये नीम का थाना नया जिला बन गया है। तो ये गणेश्वर एक सभ्यता स्थल है और नीम का थाना एक तहसील थी पहले, वर्तमान में क्या है, ये जिला, और इसमें ये गणेश्वर की सभ्यता स्थित है। देखिए गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है, ये भी आहड़ सभ्यता की तरह कैसा स्थल है, ताम्र युगीन। कैसा स्थल है, ताम्र युगीन। इसे ताम्र युगीन सभ्यता स्थल भी कहते हैं। लेकिन अंतर इतना है, आहड़ सभ्यता से ये पुराना है, ताम्रयुगीन तो है, लेकिन आहड़ सभ्यता से भी ये ताम्रयुगीन स्थल सबसे पुराना है। वैसे अपन पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता इस गणेश्वर को माना गया है, इसलिए इसको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इसका एक उपनाम है, इसे क्या कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी। कौन सी सभ्यता को कहते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को, क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे पुरानी है। अगर इसके समय की बात करें तो इस सभ्यता का समय है वो लगभग यानी 2800 ईसा पूर्व है। कितना है, 3000 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व से लेकर के और 2800 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व का मतलब ये हो गया कि 3000 तो वो निकल गए ईसा पूर्व के और 2024 सब चल रहे हैं, तो लगभग पूछा जाए तो कितने हजार वर्ष पुरानी है, 5000 वर्ष प्राचीन। ये सभ्यता स्थल है वो 5000 वर्ष प्राचीन है, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे पुरानी है, और इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। दूसरा, यहाँ से तांबे की सर्वाधिक मात्रा में सामग्री मिली है, यानी छोटा सा स्थल है फिर भी यहाँ से तांबे की सबसे ज्यादा क्या मिली है, सामग्री, इसलिए इसे ताम्र संचयी केंद्र भी कहते हैं, ताम्र संचयी केंद्र।
ये जो सभ्यता स्थल है इसे ताम्र संचय केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। एक इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कह देते हैं, एक उपनाम और है इसे पुरातत्व का पुष्कर। किस सभ्यता को कहते हैं? तो ये गणेश्वर की सभ्यता। तो 3 इसके उपनाम याद रखने हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ताम्र संचय केंद्र कहते हैं, और पुरातत्व का क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। अब देखें इस सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता, तो सबसे पहले इस सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी को हुई थी, और इस सभ्यता के खोजकर्ता थे वो आरसी अग्रवाल थे। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम मैंने बताया था कल, रतन चंद्र अग्रवाल। इन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। बाद में इस सभ्यता का क्या हुआ था? उत्खनन। खोजकर्ता उत्खननकर्ता में अंतर क्या होता है? खोजकर्ता का तो मतलब है किसी बंदे ने किसी सभ्यता स्थल की यानी खोज कर दी, कह दिया कि यहाँ अंदर मिट्टी का या तेल का कुआं है, और दूसरा बंदा आया कि खोद के तो देखें, वैसे ही झूठ तो ना देखो, तो इसलिए दूसरे ने क्या कर दी? उसकी खुदाई कर दी, खुदाई करके उसको ढूंढ निकाला, तो उसको कहते हैं अपन उत्खनन करता। उत्खनन करता एक तो यही है आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, और दूसरे इनके सहयोगी थे जिनका नाम था विजय कुमार। आरसी अग्रवाल और विजय कुमार, ये दोनों इस सभ्यता के कौन है? उत्खनन करता। अब देखें ये जो गणेश्वर नामक स्थल है, यहाँ से क्या क्या सामग्री मिली है, यह अपन ज्ञात करें। प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष, यहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं? तो देखें एक तो यहाँ से तांबे की सबसे ज्यादा सामग्री मिली है, या कह सकते हैं यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की क्या मिली है? कुल्हाड़ी। हमें तांबे की 2 कुल्हाड़ी कौन सी सभ्यता में मिली थी? आहड़ सभ्यता में। और तांबे की 1 कुल्हाड़ी पूछा जाए तो कौन सी सभ्यता मिली है? गणेश्वर सभ्यता में। इसके अलावा तांबे के तीर मिले हैं, तीर को अपन बाण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाण। और तांबे का एक भाला भी मिला है। क्या मिला है? भाला। तांबे का एक लोटा मिला है, एक तांबे का कटोरा भी मिला है, एक तांबे की चूड़ियां मिली हैं, चूड़ियां। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से मछली पकड़ने के तांबे की क्या मिले हैं? कांटे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह ध्यान रखना है, मछली पकड़ने के सर्वाधिक मात्रा में यहां से क्या मिले हैं? कांटे। अब इन कांटों से अपन 2 तरह की बातें निकलती हैं। एक तो इनको मत्स्य पालन का शौक था, दूसरी बात यह है कि ये लोग कैसे थे? मांसाहारी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मछली पकड़ने के तांबे के कांटे रखते थे, यानी मछली पालते थे, उनको पकड़ते थे, तो इसका मतलब है वो लोग कैसे थे? मांसाहारी थे। ये मछली पकड़ने के तांबे के कांटे हैं, वो उनको मांसाहारी होने का प्रमाण देते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर घर बनाने में, यानी मकान जो बनाए जाते थे, उनमें ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अब तक अपन ने 2 सभ्यता पढ़ी है, एक तो कालीबंगा, दूसरी आहड़ सभ्यता, और दोनों में जो मकान मिले हैं, घर मिले हैं, वो किसके मिले हैं? ईंटों के। कालीबंगा में तो मकान किसके बनाए जाते थे? कच्ची ईंटों के। नाली निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो जो कच्ची ईंटों के मकान मिले थे, इसलिए कालीबंगा को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती। लेकिन यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो किसके मिले हैं? पत्थर के। किसके? पत्थर के। पत्थर के मकान के अवशेष, यानी यहाँ पर घर बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, केवल किनका प्रयोग किया जाता था? पत्थर का। वैसे तो आहड़ सभ्यता में जो नींव रखी जाती थी, नींव भरी जाती थी, वो पत्थर की होती थी, और ऊपर की जो मकान की चिनाई होती थी वो ईंटों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर पत्थर के मकान के क्या मिले हैं? अवशेष। तीसरी बात यह है कि ये जो सभ्यता स्थल है, यहाँ पर बांध बनाने के प्रमाण मिले हैं, यानी बांध के क्या मिले हैं? अवशेष। अब ये बताओ कि पहले जो बांध बनाए जाते थे वो क्यों बनाए जाते थे, और प्रेजेंट में बांध बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? देखिए पहले बांधों का जो निर्माण किया जाता था, वो लोग बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाते थे। किसके? बाढ़ से, क्योंकि पानी की तो उस समय कमी नहीं थी। पानी की कमी तो अभी तो दिख रही है, भूमि का जल स्तर है निरंतर क्या है? गिरता जा रहा है। लेकिन पहले जो बांध बनाते थे वो बाढ़ से बचने के लिए बनाते थे।
और वर्तमान में बांध बनाते हैं वो पानी की यानी भूमि के जल स्तर को ऊपर करने के लिए बांधों का निर्माण करते हैं। तो ये लोग बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाते थे। दूसरी विशेषता ये है कि बांध तो मिट्टी के होते थे, लेकिन इसमें अंदर का जो हिस्सा होता था उसमें पत्थर का प्रयोग किया जाता था, यानी पत्थर उस ईंट से या मिट्टी से चिपका करके उनको रखा जाता था। तो यहाँ पर बांध के क्या मिले, साक्ष्य अर्थात अवशेष। तो ये बात तो लिख लें कांटे वाली कि यहाँ के निवासी मांसाहारी थे। यहाँ के निवासी कैसे थे, मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब ये है नदी। ये जो सभ्यता स्थल है एक नदी है जिसका नाम है कांतली। क्या नाम है, कांतली। ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। जैसे अपन ने गगन नदी पढ़ी थी, गगन नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पड़ी थी, कालीबंगा। तो वैसे गगन नदी आंतर क्षेत्र की नदी थी, वैसे की वैसे कांतली नदी है वो भी कैसी है, आंतर क्षेत्र की नदी है। इस नदी के बारे में जानकारी करें तो ये खंडेला से निकलती है, और खंडेला की पहाड़ी कौन से जिले में, सीकर में। यानी ये राजस्थान में ही यानी प्रवेश राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में इसका क्या हो जाता है, अंत। इसलिए इसे आंतरिक क्षेत्र की, राज्य की सबसे बड़ी नदी भी कहते हैं। जैसे राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक क्षेत्र की तो घग्गर है, लेकिन पूर्णतः भाव के आधार पर राजस्थान की आंतरिक क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, कांतली नदी। खंडेला सीकर से निकलती है और ये झुंझुनू जिले को दो भागों में काट देती है, इसलिए तो नाम रख दिया है कांटली अर्थात कांतली। और चूरू की सीमा पर जाकर के इस नदी का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है अर्थात अंत हो जाता है। तो ये कांतली नदी के किनारे सभ्यता स्थल है। और कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है यानी उसका अफवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तोरावाटी। तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के निवासी थे वो कैसे थे, मांसाहारी थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहां से जो मृद भांड मिले हैं, मृद भांड मैंने कल बताया था किसे कहते हैं, मिट्टी के बर्तन। इस सभ्यता में जो मृद भांड मिले हैं, ये जो मृद भांड है ये किस प्रकार के हैं, तो इनको कृपस बाणी कहते हैं। कृपस बाणी मृद भांड। पूछ ले राजस्थान में कृपस बाणी मृद भांड या छल्लेदार मृद भांड कौन सी सभ्यता में पाए गए हैं, तो गणेश्वर की सभ्यता। तो लिख लें इसको, गणेश्वर सभ्यता। देखें तीसरी सभ्यता है गणेश्वर। इससे पहले दो पढ़ी थी अपने, कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता। तीसरी सभ्यता है वो कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। ये कहां पर स्थित है, नीम का थाना। नीम का थाना। आपको तो नीम का थाना प्रेजेंट में तो ध्यान रखना ही है क्योंकि जिला नीम का थाना है। आप बोल देता हूं, लिखे यह ताम्र युगीन सभ्यता है। यह ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता है। खोजकर्ता लिख लें, खोजकर्ता। खोजकर्ता 1972 ईस्वी को आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम क्या है, रतन चंद्र अग्रवाल। वो तो खनन करता लिख लें 1977-78 ईस्वी को आरसी अग्रवाल एवं विजय कुमार। 1977-78 ईस्वी को आरसी अग्रवाल एवं विजय कुमार। आरसी अग्रवाल एवं विजय कुमार। विजय कुमार। नदी लिख लें, कांतली नदी। कांतली नदी।
नीचे लिखें समय, सभ्यता का समय 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन। 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। लगभग कितने हजार वर्ष प्राचीन है? 5000 वर्ष प्राचीन। ये तो जान गए कि इनको अपन 5000 के आधार पर लिखा है। क्यों लिखा है 5000? हाँ, 3000 और 2024 सब हो गए, तो टोटल कितने हो गए? लगभग में ही पूछा जाता है तो 5000 वर्ष प्राचीन। अब अगली लाइन लिखें, यह ताम्रयुगीन सभ्यता में, यह ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता है। यानी जितने भी भारत में ताम्रयुगीन स्थल हैं, उनमें सबसे पुराना जो स्थल माना गया है ताम्रयुगीन में, वो किसे माना गया है? गणेश्वर को। इसलिए इसका एक उपनाम हो गया है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, क्या कहते हैं इसे? जननी। तो इसके 3 उपनाम है, तो लिखें, लिखें उपनाम। नंबर 1 लिख लें, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। लिख लिया? इसे क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। दूसरा उपनाम लिख लें, ताम्र संचयी केंद्र। ताम्र संचयी केंद्र। ताम्र संचयी केंद्र का मतलब है इतने यहाँ से उपकरण मिले हैं वो अन्य किसी सभ्यता स्थल से नहीं मिले हैं। दूसरी बात है, यहाँ से शुद्ध तांबे की यानी उपकरण, औजार हैं, सामग्री वो प्राप्त हुई है। माना जाता है कि यहाँ से जो प्राप्त तांबे की सामग्री है उसमें 99% या 99% तांबे की मात्रा पाई गई है। यहाँ जो बताए गए हैं, जैसे तांबे की कुल्हाड़ी है, तीर है, भाला है, लोटा है, कटोरा है, चूड़ियां हैं, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे हैं, इनमें जो तांबे की शुद्धता देखी गई है कि कितनी शुद्धता है, तो इसमें 99% तांबे की मात्रा पाई गई है। जबकि अपन तांबे की जो सामग्री लाते हैं उसमें मुश्किल से 80% या 75% क्या होता है? तांबा होता है। लेकिन यहाँ से शुद्ध तांबे की क्या मिली है? हमें सामग्री मिली है। अगला लिख लें, पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। लिख लिया? पुरातत्व का पुष्कर। अब लिख लें इसमें, ये लाइन और जोड़ दें, यहां से प्राप्त तांबे की सामग्री में, यहां से प्राप्त तांबे की सामग्री में 99% तांबे की मात्रा पाई गई है। 99% 99% तांबे की मात्रा पाई गई है। अब लिख लें प्राप्त अवशेष। यहां से क्या क्या चीज मिली है? प्राप्त अवशेष। लिख लें, नंबर 1 डाल के लिख लें, तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी। लिख लिया? कोमा लगा के लिख लें, तीर,
भाला, लोटा, कटोरा, कटोरा, तीर, भाला, लोटा, कटोरा, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ एवं मछली पकड़ने के तांबे के कांटे। आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे अक्सर पूछा जाता है। मछली पकड़ने के तांबे के कांटे। तो लिख लें पत्थर के मकान के अवशेष। पत्थर के मकान के अवशेष। पत्थर के मकान के अवशेष यानी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो किसके होते थे? पत्थर के। अगला लिखें बांध के अवशेष। बांध के अवशेष यानी बांध के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन बांधों में किसका प्रयोग करते थे? ये पत्थर का। क्या इससे क्या है, मिट्टी का कटाव रोका जाए। पत्थर से क्या है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। कई जगह देखा होगा आपने, बड़े बड़े पुल होते हैं या बांध होते हैं, उनमें अंदर से क्या लगाए जाते हैं? पत्थर लगाए जाते हैं, इससे मिट्टी का कटाव नहीं हो, अर्थात बांध टूटने से बच जाए। आगे लिखें यहाँ के लोग मांसाहारी थे। मांसाहारी थे। किस आधार पर हमने पता लगाया कि ये मांसाहारी थे? मछली पकड़ने के तांबे के क्या मिले हैं? कांटे। अगला लिखें कृपसवर्णी मृद भांड। कृपसवर्णी मृद भांड। कृपसवर्णी का मतलब है यहां से जो मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के मटके मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो एक तरह से छल्लेदार हैं, जिनको कृपसवर्णी मृद भांड कहते हैं। कृपसवर्णी मृद भांड। कृपसवर्णी मृद भांड लिख लिया। तो ये कौन सी सभ्यता हो गई? गणेश्वर सभ्यता। तो कौन से जिले में स्थित है? नीमका थाना। नीमका थाना जिला बन गया है, पहले ये कौन से जिले में आती थी? सीकर जिले में। तो गणेश्वर सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? आरसी अग्रवाल। उत्खननकर्ता कौन थे? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार। अब अगली सभ्यता अपन पढ़ेंगे बैराट। बैराट सभ्यता। ये जो बैराट सभ्यता स्थल है, ये कहां पर स्थित है? विराटनगर। विराटनगर या बैराट एक ही बात है। विराटनगर। वर्तमान में ये जो बहरौड़ कोटपुतली जिला बना है उसमें आता है ये। ठीक है, पहले इसी कौन से जिले में स्थित था? जयपुर में। बैराट सभ्यता ये अलग हो गया है, नया जिला बन गया है बहरौड़ कोटपुतली। देखें ये जो बैराट सभ्यता स्थल है, अब तक अपन ने 3 सभ्यताएं पढ़ी हैं, कालीबंगा, पहाड़ और गणेश्वर सभ्यता। ये उनसे थोड़ी अलग है, हटकर के है, क्योंकि यहाँ से महाभारत काल के भी प्रमाण मिले हैं, यहाँ से मौर्य काल के भी प्रमाण मिले हैं, और यहाँ से बौद्ध काल के प्रमाण भी मिले हैं। हेलो, 10:15। हाँ ठीक है, ठीक हाँ। देखें बैराट जो सभ्यता स्थल है, ये जो विराट नगर अर्थात ये जयपुर में पहले आता था, वर्तमान में बहरौड़ कोटपुतली में आता है। तो इस सभ्यता के क्या है, इस तरह के 3 टीले हैं, यानी इनको 3 स्थल भी कहते हैं। सबसे पहला जो टीला है इसका नाम दिया है बीजक डूंगरी। बीजक डूंगरी। बीजक डूंगरी। डूंगरी कहते हैं जो छोटे छोटे टीले होते हैं उनको डूंगरी कहते हैं, बड़े टीले होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनको क्या कहते हैं? डूंगर कहते हैं। दूसरा है
इसे ही कहते हैं गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी। और तीसरा स्थल है जिसे अपन क्या कहते हैं, महादेव डूंगरी कहते हैं, महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। ये गणेश डूंगरी है, इसका एक नाम और है, इसे भीम डूंगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भीम डूंगरी। तो देखें ये जो बैराट सभ्यता स्थल है, यहां से एक तो महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, महाभारत काल के, महाभारत काल के अवशेषों का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो ये जो सभ्यता स्थल है यहाँ से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो महाभारत काल को दर्शाते हैं। अर्थात यहाँ से कुछ गुफाएं मिली हैं, कुछ महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, पांडवों के साक्ष्य मिले हैं, कौरवों द्वारा जो गाय चुराई गई थी उनके खुरों के निशान बने हैं। बताते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास लगा था तो लंबे समय तक यहाँ पर रहे थे और राजा विराट के यहाँ रहे थे। बताते हैं कि राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया था। ऐसे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, इसलिए सभ्यता को क्या कहते हैं, महाभारत काल की सभ्यता कहते हैं। इसी सभ्यता को मौर्यकालीन भी सभ्यता कहते हैं, मौर्यकालीन। मौर्यकालीन इसलिए कहते हैं कि जो सम्राट अशोक था वो कौन था, मौर्य था। कौन से वंश का था, मौर्य वंश का। और सम्राट अशोक के समय के यहाँ से शिलालेख मिले हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा भाब्रू शिलालेख, और सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देता है। अन्य सामग्री मिली है, तो उनसे ये प्रमाण होता है कि ये मौर्य काल की सभ्यता है। सम्राट अशोक ने जो बाद में धर्म ग्रहण किया था उसका नाम है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो इस सभ्यता को बौद्ध कालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के समय के यहाँ से बौद्ध गुफाएं मिली हैं, बौद्ध मठ मिले हैं, है ना, बौद्ध स्तूप मिले हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बौद्ध कालीन सभ्यता। जब मुगलों का शासनकाल रहा था तो बता दें जहांगीर के समय यहाँ पर टकसाल खोली गई थी। टकसाल जानते हैं, सिक्के डालने का जो कारखाना होता है उसे टकसाल कहते हैं। तो इसलिए इस सभ्यता को मुगल कालीन भी कह देते हैं, मुगल कालीन, मुगल कालीन। मुगल कालीन का मतलब है मुगलों के समय के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को मुगल कालीन सभ्यता भी कहते हैं। तो पूछ ले राजस्थान में महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मौर्य काल या बौद्ध काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मुगल कालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कौन सी सभ्यता है, बैराठ सभ्यता। अब बात आती है खोज करता है, सभ्यता के सबसे पहले खोज करता यानी उत्खनन करता कौन थे। तो सबसे पहले जो उत्खनन करता हुए सभ्यता के वो यानी दयाराम साहनी थे। 1935 या 36-37 ईस्वी को एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था दयाराम साहनी, और इस दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले इस सभ्यता